हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? पक्का? कल हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, स्टार्ट किया था जब टैक्स क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। क्यों लगाने पड़ेंगे टैक्स? देखो, दूसरों का मॉरल ड्यूटी तो है ही हमारी कि ठीक है, पीबीएम वालों में मतलब जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें इलाज हो रहा है वो। इसके अलावा हमारी वैसे भी क्या है, हम भी बेनिफिट ले रहे हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज का। फॉर एग्जांपल रोड्स का, फॉर एग्जांपल ब्रिजेस का, टनल का, पानी हमारे घरों में आ रहा है। तो टैक्स तो सबको देना होगा, क्योंकि बहुत सारे काम होते ही ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा सभी कंट्रीब्यूट कर देंगे तब तो हो जाएंगे, एक अकेला नहीं कर पाएगा। जैसे आप अपनी सिक्योरिटी, चाहे पुलिस है चाहे क्या है, बोलो, बॉर्डर पर हमारे जवान है, उनको आप अकेले सैलरी नहीं दे सकते, लेकिन सभी थोड़ा थोड़ा दे देंगे तो गवर्नमेंट उनको क्या दे देगी? सैलरी। अब गवर्नमेंट अपनी मनमानी तरीके से तो टैक्स लगा नहीं सकती। पुराने समय में क्या होता था, मैंने तुम्हें बताया, विंडो टैक्स लगा दिया या बेयर टैक्स लगा दिया, ऐसे नहीं होगा। अब हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स की बात नहीं है, कोई भी लो कुछ भी करेगी तो किसके लिए अप्रूवल चाहिए? अब पार्लियामेंट से उसकी पावर, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन से उसकी पावर हमारे पास होनी चाहिए। बिना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के कोई भी गवर्नमेंट किसी भी तरह का लॉ नहीं बना सकती, ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी तरह का लॉ, टैक्स की बात नहीं है, किसी भी तरह का लॉ। पक्का? तो अब बिना कॉन्स्टिट्यूशन की पावर के हम क्या नहीं कर सकते? ये आपका स्टडी मटेरियल है, उसका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है? इसको हम अभी नहीं करेंगे, इससे जो बेसिक बातें हैं वो हम करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन बेसिक कुछ आज की क्लास में और लग जाएगा, उसके बाद में क्या, क्योंकि ये चैप्टर कंपैरेटिवली क्या है, इजी है। पावर टू लेवी टैक्स, नोट्स मिलेंगे आपको, टेंशन मत लेना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझो बस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265 में क्या लिखा हुआ है? नो टैक्स शैल बी लेविड। लेविड मतलब लगाना, और कलेक्ट मतलब लेना पब्लिक से, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब लोकल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ना तो कोई टैक्स लगाएगी और ना ही कलेक्ट करेगी, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो लॉ में अथॉरिटी उसकी होनी चाहिए। पक्का? तो अब वो लॉ में क्या अथॉरिटी है? The parliament and state legislatures are empowered to make laws on the matter enumerated in 7 schedule by virtue of Article 246 of Constitution of India. आर्टिकल क्या होता है? यहां पर भी ये वर्ड यूज हुआ आर्टिकल, यहां पर भी ये वर्ड यूज हुआ आर्टिकल। जैसे एक नॉर्मल लॉ में सेक्शंस होते हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा हुआ है? आर्टिकल वाइज। नॉर्मल लॉ में जैसे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है फाउंडेशन में, कंपनी लॉ में, या किसमें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो कुछ सेक्शंस पढ़े थे, उनका मतलब क्या होता है, सबसेक्शन क्या होता है, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। बट जैसे नॉर्मल लॉ में सेक्शंस होते हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं? आर्टिकल। तो आर्टिकल 265 तो क्या कहता है? कोई भी गवर्नमेंट कोई भी टैक्स लेवी या कलेक्ट नहीं करेगी जब तक उसके पास क्या हो, लॉ में अथॉरिटी ना हो। अब आर्टिकल 246 कहता है कि क्या होगा, किन मैटर्स पर लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और किन मैटर पर लॉ पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राजस्थान गवर्नमेंट। हम राजस्थान में, तो राजस्थान गवर्नमेंट। आप कहां पर हो, यूपी में हो तो यूपी गवर्नमेंट। तो किन मैटर पर, आर्टिकल 246 जनरल बात लिख के छोड़ देता है कि किन मैटर पर क्या बनाएगी, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और किन मैटर पर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। वो बात हम जनरल बात लिख के छोड़ देता है कि वो आप कहां पर चले जाना, 7 शेड्यूल में चले जाना। तो आर्टिकल 246 आगे रेफर कर देता है, रेफर किसको कर देता है? 7 शेड्यूल को। आर्टिकल 46 तो ये बोल देता है कि किन बातों पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, किन बातों पर स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय क्या वर्ड यूज किया हुआ है? पार्लियामेंट। वो आप कहां से देखो? 7th शेड्यूल से। पक्का? वो कहां से देखो? 7 शेड्यूल से। तो पहले तो बताओ 245 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 265 में, सॉरी, आर्टिकल 265 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 265 तो कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, एक्सेप्शन इसका क्या रहेगा, मतलब कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी, इसका एक ही एक्सेप्शन है, कब लगाएगी? बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। फिर क्या आता है? आर्टिकल 2, ऊपर वाला कौन सा था? आर्टिकल 246। ये आर्टिकल
वगैरह याद मत रखना, हमें इनकम टैक्स याद रखना है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है। ये तो बेसिक क्लासेस है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई आईएएस नहीं कर रहे हम, ठीक है। आर्टिकल 246 वो क्या कहता है कि कुछ मैटर पर लॉ कौन बनाएगी और कुछ मैटर पर लॉ कौन बनाएगी? स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जैसे इस समय हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या है, बीजेपी। लेकिन पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या थी, बीजेपी, और स्टेट में हमारे क्या था, अशोक गहलोत या कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो किन मैटर पर अशोक गहलोत लॉ बनाएगा ताकि बाद में लड़ाई ना हो, और किन मैटर पर नरेंद्र मोदी या पार्लियामेंट लॉ बनाए? पक्का? तो इसके लिए ये खुद से बस ये तो कहता है कि मैं मैटर कहां पर बता रहा हूं, 7 शेड्यूल ऑफ पार्लियामेंट। शेड्यूल का मतलब एनेक्सर होते हैं, एनेक्सर का मतलब लास्ट में लिखे हुए हैं। तो 7 शेड्यूल में रेफर कर लेना कि कहां पर जाना है, ठीक है। तो जब हम 7 शेड्यूल को पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 लिखी होती है। लिस्ट 1 को वो क्या बोलता है, यूनियन लिस्ट। पहले लिखता है लिस्ट 1, फिर क्या लिखता है, यूनियन लिस्ट। पहले लिखा होता है उसमें लिस्ट 1, फिर आगे क्या लिखा होता है, यूनियन लिस्ट। फिर क्या लिखा होता है, लिस्ट 2, आगे क्या लिखा होता है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब पार्लियामेंट एज एक्सक्लूसिव पावर। एक्सक्लूसिव का मतलब इकलौती मेरी पावर है। एक्सक्लूसिव का मतलब कोई और नहीं। जैसे टीवी पर आता है ना आजकल, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन मैच आता है, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन स्टार स्पोर्ट्स। मतलब क्या है, लाइव तो आएगा ही आएगा। एक्सक्लूसिव का मतलब अब ये केवल स्टार स्पोर्ट्स पर ही आएगा और किसी चैनल पर नहीं आएगा। एक्सक्लूसिव का मतलब इकलौती किसके पास पावर है, बोलो। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स कंटेन किए गए हैं उन पर सिर्फ कौन का बनाएगा लॉ, पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में जो मैटर लिखे हुए हैं उन पर एक्सक्लूसिव लॉ कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। पक्का? और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही बना सकते हैं। मैं एक आध एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यूनियन लिस्ट में किस तरह के मैटर होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी का मतलब पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो इसके अंदर बीच में अशोक गहलोत या कोई क्या है, योगी जी बीच में नहीं आ सकते। ये मैटर किसके अंदर रहेगा, मोदी जी के, ठीक है। तो किसके अंदर नहीं रहेगा, कांग्रेस गवर्नमेंट या सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं रहेगा, ये किसके अंदर रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की। बॉर्डर की सिक्योरिटी अगर एक एक स्टेट को पता लगने लगी तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। डिफेंस के मैटर है, ये सब किस में आता है, यूनियन लिस्ट। लिखने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर डिफेंस ये सब, ठीक है। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, फाउंडेशन में था ना पहला चैप्टर। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। आप राजस्थान के बच्चे हो, पुलिस के ऊपर देखा है रापू लिखा होता है, ऐसे रा पू, मात्रा वात्रा मेरे को नहीं, रा मतलब राजस्थान, पू मतलब पुलिस। तो ये पुलिस किसके अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। राजस्थान की राजस्थान में, यूपी की यूपी में, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में, बांग्लादेश की नालायक। बांग्लादेश कहां से आ गया बीच में, बांग्लादेश कहां गया, नालायक। हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश स्टेट है, पागल। बताओ, कुछ भी सुबह सुबह नींद खुलती नहीं है, चाय पिलाऊं, तो बांग्लादेश कहां से आ गया, तो कह रहा खुद ही बोल रहा है। अब बताओ पुलिस किस में आएगी, स्टेट में। बोलो। ऐसा होता है कि जैसे यहां से किसी ने क्राइम कर दिया राजस्थान से, और कहां चला गया, दूसरे स्टेट चला गया, यूपी, बिहार, कहीं भी, जम्मू कश्मीर, तो क्या होगा, अब राजस्थान की पुलिस वहां जाकर उसको नहीं पकड़ सकती। क्यों नहीं पकड़ सकती, वहां की पुलिस व्यवस्था किसके अंडर है, जम्मू। तो इनको मैटर ही कहां रेफर करना पड़ता है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस को, कि उस आदमी को पकड़ के लाओ, ये आपके यहाँ पर है। लेकिन ये नहीं जा सकते, इनकी वहां नहीं चलती। यहाँ जैसे ठरका चलता है वो कहां तक ही चलता है, यहां तक ही चलता है। राजस्थान पुलिस का कहां तक चलेगा, राजस्थान तक। यूपी पुलिस का यूपी तक। यूपी की पुलिस वाले यहाँ आकर के बवाल नहीं मचा सकते, ठीक है। पक्का? तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बाकी बहुत सारे मैटर है। बैंकिंग है, रेलवे है, सब पर कहाँ आता है, यूनियन लिस्ट में। हाँ बच्चों, यूनियन लिस्ट के मैटर पर कौन बनाएगा, बैंकिंग भी इसमें ही आता है। या रेलवे देखिए तुमने स्टेट गवर्नमेंट की, नहीं, किसके अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो रेलवे से रिलेटेड भी किसमें आएगा, पार्लियामेंट में, स्टेट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब दोनों पैरेलल अपने अपने लो चला सकते। जैसे आपने एजुकेशन देखा है, कितने बच्चे जानते हैं सीबीएसई बोर्ड, हम राजस्थान में है तो आरबीएसई बोर्ड। तो आरबीएसई बोर्ड वाला भी अपनी पढ़ाई करवा रहे हैं, सीबीएसई वाला भी करवा रहे हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, सीबीएसई।
तो सीबीएसई पढ़ाई का मैटर किस पे डाल दिया, स्टेट वाले भी बना लो अपना लो और सेंटर वाले। अब बच्चा अपना चुनता रहेगा कि स्टेट वाले से पढ़ना है या सेंट्रल। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब जो इतने क्या नहीं होते कि किसी के पास एक्सक्लूसिव पावर रखने की जरूरत नहीं है, जिसको बनानी है बना दो, ठीक है पक्का। अब हम बात करते हैं हमारे को तो किससे मतलब है, इनकम टैक्स की पावर कहां से आई। तो पहले तो हमने पढ़ा 265 की कोई टैक्स लगाया नहीं जा सकता है बिना क्या, लॉ की अथॉरिटी के। अब लॉ की अथॉरिटी में जब हम देखने गए तो 246 में हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट 246 कुछ बेचारा कुछ नहीं बोलता। 246 तो क्या है, आगे बाईपास करता है। 246 क्या कर देता है, कहां जाओ, शेड्यूल 7 के पास। वो क्या बोलता है कि शेड्यूल 7 में जाकर देखो, इसको शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब शेड्यूल बोले तो चलेगा, जीने का अधिकार है हम तो। वैसे भी कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस तो है नहीं, तो शेड्यूल 7 की तरफ भेज देता है। और वो उसके अंदर क्या लिखे हुए हैं, 3 लिस्ट। पहले लिखा हुआ है लिस्ट 1, लेकिन वो लिस्ट 1 कभी नाम फेमस हुआ ही नहीं। फेमस क्या हुआ, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर। एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ पार्लियामेंट। ऑन द मैटर इमिनेटेड इन पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर कंटेन्ड इन यूनियन लिस्ट। ऐसे स्टेट लिस्ट में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। अब हमें इनकम टैक्स से मतलब है एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 में क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी इनकम पर टैक्सेस लगाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट। तो इनकम टैक्स कौन बनाएगा अब लो, यूनियन लिस्ट। एक बात बताऊं, अगर ये मैटर स्टेट लिस्ट में होता तो आपकी लग जाती अच्छे से। क्यों लग जाती, राजस्थान गवर्नमेंट का अलग लॉ होता, यूपी का अलग होता, आप कहाँ पढ़ते या इसे क्या कोर्स में जोड़ता, सारों का जोड़ देता तो आपसे बेचारा ये नहीं हो पाएगा। लास्ट में आते थे एक नहीं हो पाएगा। तो समझो, समझी स्टेट के अलग अलग लोग होते। और सीए बनने के बाद आप राजस्थान के हो तो राजस्थान में रह रहे हो, राजस्थान का पढ़ लिया, फिर यूपी जाओ तो यूपी जाने के लिए क्या करा, वहां का लो पढ़ो। समझ रहे हो, और बनते कैसे इतने सारे, एक नहीं हो पाएगा। अरे बोलो, ये एक करना ही बहुत मुश्किल है, उसके बाद में क्या है, सीए समझते हो ना, रिस्पेक्ट क्यों है। ये तो मान के चलना अगर बन गया ना कोई बच्चा सीए तो इसका मतलब क्या, इज्जत तो करना उसकी, क्यों करना, बहुत थोड़ा होगा वो। तो यूनियन लिस्ट का मैटर है, एक इनकम टैक्स सिर्फ किसने बनाया है, सेंटर ने, जो पूरे अक्रॉस द कंट्री सेम है। अगर ये स्टेट लिस्ट का मैटर होता तो क्या होता, इतने सारे कैसे पढ़ते आप। यूनियन लिस्ट वाला मैटर है तो बढ़िया है, आप तो भगवान से क्या करो, शुक्रगुजार करो कि यूनियन लिस्ट में था। क्यों यूनियन लिस्ट में था, पार्लियामेंट ने बनाया और सारा देश का लोग है एक जैसा। नहीं तो क्या होता, हर स्टेट अपने हिसाब से बनाता, हर स्टेट के रूल क्या होते, अलग अलग होते। तो यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है कि क्या है, इनकम पर टैक्स लगाने की पावर सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। और एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने के पावर स्टेट लिस्ट में, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम। तो एक एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी पावर किसके पास है, यू इनकम टैक्स। बताओ एंट्री नंबर कौन सी है, उसके अंदर बहुत सारे मैटर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, बैंकिंग ये वो उसके अंदर कितने नंबर पर है, 82 नंबर पर। ये नहीं याद रखना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी याद रखना है, हमें तो आगे क्या समझना है, इनकम टैक्स एक्ट समझना है। तो एंट्री नंबर 82 में क्या लिखा हुआ है, ये किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास। नहीं, उसमें थोड़ी लिखा होगा, जब हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, यूनियन लिस्ट, तो इसका मतलब ही क्या है, पार्लियामेंट के पावर। उसमें लिखा क्या हुआ है, टैक्सेस ऑन इनकम इनकम पर टैक्सेस। कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या लिखना है, वो मैं आपको कल की क्लास से स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। अदर देन बोलो, एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम पर टैक्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, किसको छोड़ दिया जाए, एग्रीकल्चर इनकम को। और ये मैटर किसका है, स्टेट लिस्ट का। एंट्री नंबर कौन सी है, 46, ठीक है, स्टेट लिस्ट की, ठीक है। तो इसमें अभी हम नहीं जाते हैं, एक बार समझ लो कि सभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या कर रखा है,
एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेप्ट कर रखा है। ए टू जेड स्टेट गवर्नमेंट्स हैज एग्जेम्प्टेड द एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स। ऐसा क्यों? एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चरल इनकम का। एक पूरा इनकम टैक्स में क्या आएगा, टॉपिक आएगा एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड, उसको हम पूरा पढ़ेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर है क्या? इनकम टैक्स तो क्या लिख देता है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है। कौन सा इनकम टैक्स? जो हम एंट्री नंबर 82 के थ्रू आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है, तो उसने तो लिख दिया कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट। बट स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या किया हुआ है, एग्जेम्प्ट। देखो एक बात सुनो, गवर्नमेंट आरक्षण हटा सकती है या नहीं, रिजर्वेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, तो उस समय ये सोचकर डाला गया था कि ये एक क्या है, पीछे रही हुई क्या है, कम्युनिटी है, इसको हमें आगे लाएंगे। तो कब होगा? जब गवर्नमेंट नौकरी इनको मिलेगी, इनके पास पैसा, तो ये आगे आ जाएगा। और इसको हम बार टाइम टू टाइम क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे। लेकिन अभी तक हटा क्यों नहीं पाई गवर्नमेंट, या रीअसेस करके थोड़ा बहुत भी चेंज क्यों नहीं कर पाई? वोट बैंक टूट जाते। और सबसे ज्यादा वोटर्स कौन है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। सबसे ज्यादा वोटर कौन है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। आप पढ़े लिखे हो, आप इलेक्शन वाले दिन वोट देने नहीं जाते कि ठीक है आज रेस्ट डे है। तो एक, और वैसे भी 70 से 80% आबादी हमारी हिंदुस्तान की क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब स्टेट गवर्नमेंट अगर क्या कर देती है, इन पर टैक्स लगा देगी, तो क्या होगा, बोलो, दिक्कत हो जाएगी, मतलब गवर्नमेंट गिर सकती है। तो एक तो वजह ये है। और दूसरा, अब अगर आप लॉजिकली सोचो ना, तो हर चीज का ओरिजिन आपको किसमें मिलेगा, एग्रीकल्चर। हर चीज का, आपने कपड़ा पहन रखा है तो किससे होगा, एग्रीकल्चर से। आपने लेदर के जूते पहन रखे हैं तो लेदर किससे आया, लेटेक्स नाम का प्रोडक्ट होता है जो पेड़ पर आता है, उससे आया। तो हर चीज का ओरिजिन, चाहे प्लास्टिक का है, लकड़ी का है, हर चीज का ओरिजिन किससे है, ये फर्नीचर है लकड़ी का, ये इसका ओरिजिन भी कहाँ से, इसी से तो ग्रोथ होती है, जीडीपी होती है। अब इस पर टैक्स लग गया तो आगे हर चीज महंगी हो जाएगी, हर चीज। क्योंकि किसानों पर देखो टैक्स लगेगा तो अल्टीमेटली बर्डन कहाँ होगा, है तो सब इनडायरेक्ट ही। बोलने को आप बोल दो डायरेक्ट टैक्स है, आज गवर्नमेंट इनकम टैक्स की रेट बढ़ा दे तो क्या होगा, इनकम टैक्स की रेट बढ़ा दे, है तो ये डायरेक्ट टैक्स, तो भी मैं थोड़ी सी फीस बढ़ाऊंगा। अरे ऐसे बोलने को बोल दो कि सब मेरे लिए तो सब कुछ क्या है, ये 4000 का जो 30% भरा था मैंने, वो कहां से भरा था, अपने प्रॉफिट में से। लेकिन अपना प्रॉफिट भी तो किससे लिया था, तुमसे ही तो लिया था। तो अब गवर्नमेंट कहे कि 30 की बजाय हम कितना लेंगे, 31 लेंगे, तो मुझे थोड़ी सी फीस क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर इनकम टैक्स की भी रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, मैं आपसे बस बोलूंगा ये कि मैं अपने प्रॉफिट में से देता हूं, मेरी फीस ज्यादा कर दी मैंने। और इसको लेते समय क्या बोलता हूं, ये मेरा जीएसटी है, ये मुझे आगे देना है, लेकिन ये मेरी फीस है, लेकिन थोड़ी सी ये बढ़ा दूंगा। क्यों बढ़ा दूंगा, क्योंकि इनकम टैक्स बढ़ेगा। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पर इनकम टैक्स लगा दिया तो क्या होगा, सब चीजें महंगी हो जाएगी। क्योंकि सब चीजों का रॉ मटेरियल कहां से आता है, एग्रीकल्चर से। तो सारा देश इन्फ्लेशन की मार से वैसे ही जूझ रहा है, और उसके बाद में उस पर और लगा दिया तो बताओ, आटा ही महंगा हो गया तो क्या होगा। आप समझो आटा दाल चावल ये महंगे हो गए, तो हर हाउस होल्ड का खर्चा बढ़ेगा। अब मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, मेरे घर का खर्चा बढ़ेगा तो थोड़ी फीस बढ़ेगी। ये क्या करता है, कार सेल करता है, तो इसके घर में ये महंगा होगा तो ये कार के प्राइस बढ़ाएगा। ये क्या करता है, क्या करते हो, बोलो। ये मतलब किसान पहले आटा महंगा देगा तुम्हें, क्योंकि उस पर टैक्स आ गया। अब वो आपके महंगा आ गया, तो सारे लोग अपना अपना जो भी काम करते हैं, मान लो कि आपके पापा कुछ भी करते हैं, इसके पापा ज्वेलर है, इसके घर की रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है आटे चीनी की, तो क्या होगा, एक तो डायरेक्ट सभी चीजों का रॉ मटेरियल ही क्या है, एग्रीकल्चर, उनका रॉ मटेरियल चेंज हो गया। और दूसरा, हर हाउस होल्ड पर क्या बढ़ेगा, चीजें महंगी आएगी, और उसकी चीजें महंगी आएगी तो वो अपने जो भी काम करता है उसके सेल प्राइस बढ़ा देगा। तो एग्रीकल्चर इनकम एक स्पाइरल इन्फ्लेशन को जन्म दे देगी। कैसे होगा बताओ, मैं किसान हूं, मेरे पहली बात तो, चाहे आप कपड़ा पहने हुए हो, चाहे जूता पहने हुए हो, चाहे चश्मा पहने हुए, इन सब में कहीं ना कहीं क्या है, ओरिजिन कहां से हुआ है। अब ये जो भी कपड़ा बनाती है कंपनी, उसके पास कॉटन महंगा आया, कपड़ा किससे आता है, कपास, समझते हो, कपास एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उससे कपड़ा बनता है। तो उनके पास कपास महंगा आया तो क्या होगा, उनका रॉ मटेरियल बढ़ गया तो कपड़ा महंगा कर देंगे, पक्का, बोलो। रबर वालों के पास रबर महंगा आया तो वो अपना टायर महंगा कर देंगे, या जो भी रबर के प्रोडक्ट है वो महंगे कर देंगे, क्योंकि किसान पर टैक्स लगा है, किसान ने उनसे ज्यादा चार्ज किया।
अब वो तो डायरेक्ट बढ़ेगी इन्फ्लेशन। और दूसरा क्या होगा, हर घर में दाल चावल आटा चीनी महंगा आने लग जाएगा, तो क्या होगा, वो जो भी बिजनेस करते हैं वो अपने कस्टमर से रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो इट विल लीड टू अ स्पाइरल इन्फ्लेशन। तो एक तो ये भी पंगा है, और दूसरा पंगा क्या है, बोलो, दूसरा पंगा क्या है, वोट बैंक टूट जाएगा गवर्नमेंट का। बहुत बड़ा वोट शेयर है किसका, ये आप सुनते होगे, इंडिया तो बेस्ड ही किस पर है, एग्रीकल्चर पर। कांग्रेस ने तो इनको रिझाने के लिए नारे दे दिए, जय जवान जय किसान। जवान मतलब बॉर्डर वाले, और किसान मतलब एग्रीकल्चर वाले। तो अब एक तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और दूसरा वोट बैंक भी टूट जाएगा। बीजेपी गवर्नमेंट बीच में कुछ लॉ बनाना चाहती थी कि सुपर रिच किसानों पर क्या लगाया जाए, टैक्स। ठीक है, एग्रीकल्चर कमेटी पर सुपर रिच मतलब कि एक लिमिट से ज्यादा, और बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में भी थे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि जैसे किसानों ने बवाल मचाए बीच में, कभी रास्ते जाम कर दिया या कुछ कर दिया, तो बीच में लड़ाई हो गई थी बीजेपी वालों की और इनकी, किनकी, फार्मर्स की। तो वो कह रहे हैं कि इन किसानों के पास इतना पैसा है कि गवर्नमेंट को झुकाने के लिए ताकत रखते हैं, तो इन पर क्या किया जाए, टैक्स। वो चाहे रिटेलिएट मतलब बदला लेना चाहते हैं या किसी भी वजह से करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, वो भी तो लोगों को क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, और वो प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, तो आगे क्या होगा, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी ना। ठीक है, बीजेपी चाहती है कि ये रिच लोग हैं, इनके को आए के गरीब है, लेकिन किसान गरीब है इसलिए टैक्स नहीं छोड़ रहे हम। टैक्स अलग वजह से है। क्यों अलग वजह से है, क्योंकि आगे क्या होगा, सब चीजें क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। और हर किसान गरीब नहीं है, ठीक है, बहुत सारे किसान रिच है, कम कॉर्पोरेट्स तक है, टाटा ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम ही तो कमा रही है, तो कॉर्पोरेट्स भी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो कहते हैं कि टैक्स लगाओ, मतलब जिन पर क्या है, ये सुपर रिच है। तो हमने ऐसे थोड़ी टैक्स माफ किया है कि गरीब है इसलिए माफ कर रहे हैं, हम तो इसलिए माफ कर रहे हैं कि जो भी है, अब चाय महंगी आएगी तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ना, पूरी दिक्कत। और हर चीज का बेसिक प्रोडक्ट क्या है, एग्रीकल्चर। लेकिन इसके ऊपर अब ज्यादा बात नहीं करते हैं। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, इसको अब्यूज करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, टैक्स। मैं अपनी बात ही करता हूँ, मेरी लाइबिलिटी मतलब समझते हो, लाइबिलिटी मतलब वाइफ, ठीक है, जो पैसे मांगती है। तो मेरी लाइबिलिटी कहाँ की है, हरियाणा की, और मेरे जो ससुर जी है उनके बहुत बड़े बड़े खेत है, मतलब खेत, उनका काम एग्रीकल्चर का है। और आपको इनकम टैक्स में हम बताएंगे कि अगर रिलेटिव से गिफ्ट आते हैं तो क्या होते हैं, एग्जिट। गिफ्ट क्या होगा, इनकम होगी आपकी, और इस पर क्या लगेगा, टैक्स। गिफ्ट क्या होगा, इनकम, और इस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तुम मुझे गिफ्ट दोगे, टैक्स लगेगा, क्योंकि तुम मेरे रिलेटिव थोड़ी हो, ठीक है। लेकिन मेरे ससुर जी मेरे क्या है, रिलेटिव है। तो रिलेटिव से जब इनकम आती है तो उस पर क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, ठीक है। रिलेटिव से, अब ऐसे तो आपके पापा आपको जो पैसे दे रहे हैं वो सब गिफ्ट ही है, इनकम टैक्स वाले आपको कहेंगे टैक्स दो टैक्स दो। तो रिलेटिव से गिफ्ट आएंगे तो टैक्स नहीं लगता। लेकिन मोता सर मुझे गिफ्ट देंगे तो वो मेरे रिलेटिव नहीं है, मनीष सर मुझे गिफ्ट देंगे तो वो मेरे रिलेटिव नहीं है, तुम मुझे गिफ्ट दोगे तो तुम मेरे रिलेटिव नहीं हो। तो अननोन लोगों से जो गिफ्ट आएंगे उन पर तो क्या लगेंगे, टैक्स। ये हम पढ़ेंगे आगे आगे धीरे धीरे, अभी नहीं याद रखना आपको ये। मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर का अब्यूज कैसे कर रहे हैं। अब मेरे ससुर जी को मैं क्या बोलता हूँ कि आपके इनकम हो चाहे नहीं हो, मुझे नहीं पता, आप क्या करा करो, 15-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिखा दिया करो, ठीक। और आप मुझे, मैं आपको अपने ही रुपए दे दूंगा। मैं क्या दे दूंगा, एग्रीकल्चर से जो भी आप अपनी इनकम दिखाते हो उतनी दिखाया करो, 20 लाख मेरे एक्स्ट्रा दिखा दिया करो। मैं आपको कौन से रुपए दे दूंगा, अपने कोचिंग के कमाए हुए रुपए आपको दे दूंगा। आप मेरे को क्या करना, आप उसको क्या दिखाना कि हमने किससे कमाए थे, एग्रीकल्चर से। अब आप जो करते हो वो करो भाई। पहले तो बताओ, मेरी लाइबिलिटी का पापा है तो सारी रिटर्न मैं ही लगाऊंगा, समझ रहे हो ना। लाइबिलिटी के पापा बहुत क्लोज रिलेटिव में आ जाते। तो अब आप उनकी रिटर्न में 20 लाख की, 10 लाख की क्या लगा देता हूँ, ज्यादा, ठीक है। और रुपए मैं अपने भेज देता हूँ उनके खातों में, बीच बीच में ट्रांसफर करता रहता हूँ, तो क्या है, एग्रीकल्चर इनकम हो रही है। और फिर वो उनसे मैं क्या ले लेता हूँ, गिफ्ट। और मैं कोचिंग की इनकम नहीं बता के उसको क्या बताता हूँ, गिफ्ट की इनकम। और मुझे मेरे रिलेटिव से आया है तो मेरे को टैक्स नहीं देना, मुझे तो मेरे रिलेटिव से गिफ्ट आया है। तो इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि एक बैलेंस करना जरूरी है, बड़े किसानों पर भी टैक्स लगाना है, और ये ऐसे से प्लानिंग कर रहे हैं। हमने तो एग्रीकल्चर इनकम क्या करी थी, इनकम टैक्स लो कॉम्प्लेक्स ही किसने किया है, तुम लोगों ने। मतलब तुम लोगों ने मतलब तुम्हारे एंसेस्टर जो तुम्हारे पूर्वज सी हैं, उन्होंने प्लानिंग ढूंढी ऐसे ऐसी। नहीं तो सरकार को एक लाइन लिखनी होती भाई, जो अगर उसको 30% टैक्स लेना है तो गवर्नमेंट को इतना बड़ा लॉ बनाने की जरूरत क्या है, 298 सेक्शन है इसमें।
इतना बड़ा लॉ बनाने की जरूरत क्या है, सीधा क्या बोल देते कि जो कमाएगा वो अपनी इनकम का 30% टैक्स देगा। इंडिया में सबसे पहले टैक्स जब लगाया गया था 1860 में, अंग्रेजों ने लगाया था इंडिया पे, वही हुकूमत चलाते थे। 1860 में उन्होंने क्या टैक्स लगाया था पता है? जो 200 रुपए से ऊपर कमाएगा उसको 2% देना है, बात। एक ये टैक्स लो था। इसमें सोल्जर को भी देना पड़ेगा, किसान को भी देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। जो 200 रुपए से ऊपर कमाता है उसको क्या देना पड़ेगा? 2% टैक्स। 1860 में इंडिया में सबसे पहले क्या लगाया था? टैक्स लगाया था। वो भी कब? 1857 में लड़ाई कर ली थी हमारे वालों ने अंग्रेजों से। पता है क्या? 1857 की क्रांति बोला जाता है, रिवोल्ट। तो 1857 में तो उससे अंग्रेजों को काफी नुकसान हो गया, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया? इंडिया में टैक्स लगाना स्टार्ट किया। और क्या टैक्स लगाया उन्होंने? 200 रुपए से ऊपर। सिंपल सा लॉ है, बताओ कितना सिंपल लॉ है। एक लाइन का लॉ होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। बोलो, लेकिन तुमने ऐसे तैसी कराई। अब मैं मेरे ससुर जी से क्या ले रहा हूं? उन्होंने गिफ्ट क्यों एग्जेम्प्ट किए रिलेटिव से? बोलो, रिलेटिव से गिफ्ट कैसे टैक्सेबल हो जाएंगे? आज आपकी बहन आपको दे रही है, भैया कुछ दे रहे हैं, पापा कुछ दे रहे हैं, तो है तो आपके लिए तो गिफ्ट ही है। अब आप पे टैक्स थोड़ी लगा देंगे, ऐसे तो क्या होगा? घर घर में पैसे इधर उधर उतरेंगे, टैक्स लगता रहेगा। तो उन्होंने रिलेटिव से गिफ्ट एग्जेम्प्ट किए। हमने कहा ठीक है पापा या पापा जी? पापा जी। पापा तो कौन से वाले होते हैं? लड़कियां देखिएगा तुम, लड़कियां अपने पापा को क्या बोलती है? पापा। और ससुर को क्या बोलती है? पापा जी। अपने मम्मी को क्या बोलती है? किसका फोन आया है? मम्मी। नालायक, मम्मी का। चलो, मम्मी या मम्मी जी? बोलो, समझ रहे हो क्या? तो अपने तो पापा जी को क्या बोलते हैं? आप लगाओ रिटर्न ज्यादा की और हमें क्या भेजो? गिफ्ट। और मेरे लिए वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं। तो अब आप ऐसे ऐसे प्लानिंग करते जाओगे तो इनको दूर करने के लिए क्या लानी पड़ती है? अमेंडमेंट। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, आज भी मैं ऐसे करता हूं, ठीक है। लेकिन लोग टैक्स चुराते हैं, इसलिए क्या है, उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? अमेंडमेंट आती रहती है। अमेंडमेंट का मतलब हर साल चेंज है। पक्का? अरे बोलो, टैक्स की तो क्लासे पब्लिक कर दो ना, तो भी कोई लॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता? 2 साल बाद फिर से क्या हो जाता है? इतना चेंज हो जाता है कि वो पुराना काम का ही नहीं होता। अब बताइए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को तरह तरह से अब्यूज किया गया, इसलिए कुछ एक्सटेंट तक इसके ऊपर क्या बनाया गया है? लॉ बनाया गया है, जो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में। तो अभी हम एग्रीकल्चर का पूरा एक टॉपिक होगा हमारे पास, एग्रीकल्चर इनकम का पूरा क्या होगा, एक टॉपिक होगा, उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए आप क्या याद रख लो कि पार्लियामेंट डजंट हैव द पावर टू मेक लॉ ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो सर हम क्यों पढ़ेंगे, वो बाद में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन आएगा थोड़ा। अरे बोलो ना लायक, नहीं समझ रहे हो क्या? चलो, तो पार्लियामेंट के पास कैसे पावर है इनकम टैक्स लगाने की? पहले आप आर्टिकल 265 बोलोगे, तो उसमें क्या बोलोगे कि कोई भी गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती या कलेक्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। फिर क्या बोलोगे? 246 का जो आर्टिकल है वो मैटर बता देता है कि 7, वो सीधा कहां भेजता है? 7 शेड्यूल को। 7 शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है किस पर? इनकम पर टैक्स लगाने की, एक्सेप्ट अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पर स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, लेकिन मेजोरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको क्या किया? एग्जाम। पक्का? अब हम क्या स्टार्ट करते हैं अपना इनकम टैक्स एक्ट। बोलो, कौटिल्य जानते हो? कौटिल्य कौन? चाणक्य, जिसने इंडिया का वाइज लोगों में से एक जाना जाता है। उसने बोला था कि इनकम टैक्स ऐसे लगना चाहिए। उसने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें क्या लिखा था? इनकम टैक्स ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक बी फ्लावर में से हनी कलेक्ट कर लेती है विदाउट हार्मिंग द फ्लावर, और वो अपना शहद बना लेती है, वैसा इनकम टैक्स होना चाहिए। ऐसा है क्या? मैं हूं फ्लावर, आप फ्लावर हो, आप गोभी का फ्लावर हो, नालायक। मान लो कि मैं फ्लावर हूं और ये मक्खी है, ये आए और मुझे में से कुछ निकाल ले, जिससे इसके पास क्या हो जाए? फंड इकट्ठा हो जाए, मतलब मक्खी इसके पास क्या हो जाए? हनी इकट्ठा हो जाए, और मेरे में भी कोई हार्म ना हो। ऐसा बनना चाहिए। जैसे ये गवर्नमेंट है, मक्खी मतलब गवर्नमेंट, फ्लावर मतलब पब्लिक। तो गवर्नमेंट आए और पब्लिक से बिल्कुल इस तरह से पब्लिक को बिना हार्म करे अपना क्या कर ले? टैक्स कलेक्ट कर ले। इस तरह का क्या होना चाहिए? टैक्सेशन लॉ ऑफ इंडिया। लेकिन अभी तो आपको क्या बताएं, धीरे धीरे पढ़ोगे आप।
बोलो, लोग क्या बोल कर गए? अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोल के गया? गूगल करो, क्या लाइन थी, बताओ मुझे, दिखाऊं? आइंस्टाइन तो सुना है नाम तुमने? पहली लाइन मिली है क्या तुम्हें? द हार्डेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इन द वर्ल्ड इज इनकम टैक्स। हु अटर्ड दीज वर्ड्स? अटर्ड मतलब किसने ऐसे बकने को बोलते हैं? नन अदर देन अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको क्या बोला जाता है? बोलो। कि साइंस का बहुत बड़ा क्या था, स्कॉलर था, उसको लगा कि साइंस ही ठीक है इससे। तो बताओ, एक तरफ कौटिल्य या चाणक्य क्या बोलते हैं कि बिना फ्लावर को हार्म किए हनी ले लो, ऐसा हो नहीं पाया। और आइंस्टाइन, इसने पक्का हमारा टैक्स नहीं पढ़ा होगा, हमारा तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड है, जिस कंट्री का होगा वहां से क्या है, तो वो कहता है कि टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इससे बढ़िया तो मैं क्या करूं, आपने ये कौन से थियोरी ऑफ रिलेटिविटी बता दूंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोलता है, पक्का? और बोला जाता है कि डेथ एंड टैक्सेशन दो ही चीजें क्या है, सर्टेन, बाकी सब क्या है, अनसर्टेन। कि पास्ट में भी टैक्स लगते रहे हैं, आगे भी लगते रहेंगे, और डेथ, दो ही चीजें क्या है, सर्टेन। हर गवर्नमेंट ने क्या लगाए टैक्स, ऐसे कुछ कंट्रीज है, हम धीरे धीरे कोर्स के थ्रू बात करेंगे, जहां पर क्या नहीं लगते, टैक्स लगता ही नहीं है, तो उनका रेवेन्यू सरकारी बिजनेसेस से जाते हैं। जैसे इंडियन रेलवे से ही सारी कमाई हो जाए, हमें टैक्स ही ना लगाना पड़े, कितना अच्छा हो। पढ़ेंगे हम आगे आगे कंट्रीज के बारे में, लेकिन अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट। डरना मत, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन तो बेचारा क्या है, वो साइंस वाले को कैसे समझ में आएगी, तुम बताओ? साइंस वाले को थोड़ी समझ में आएगी, उसको थोड़ी, हमें तो आएगी। ओवरव्यू ऑफ द इनकम टैक्स इन इंडिया, तो अभी हम ओवरव्यू ले रहे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब से फोर्स में आया था? 1 अप्रैल 1962 से। इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एक तो इनकम टैक्स एक्ट, एक फाइनेंस एक्ट, एक इनकम टैक्स रूल्स, एक सर्कुलर्स नोटिफिकेशन, एक लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट। सबको पढ़ते हैं क्या क्या है? इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है? लॉ। इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है? लॉ। लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म विच encompasses ऑल दीज आइटम्स। और एक्ट क्या होता है? शॉर्टर। इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या आता है? एक तो एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस, क्या मतलब है इन सबको पढ़ेंगे, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स, ये सब मिलाकर क्या बनता है? लॉ। तो लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे, पक्का? तो ये किस पर लगता है? होल ऑफ इंडिया पर। हमारा इनकम टैक्स किस पर लगेगा? यूएस पे काय लगेगा? हमारे पे ही लगेगा। तो ये किस पर लगता है? होल ऑफ इंडिया। पहले क्या होते थे, बहुत सारे लोग किस पर नहीं लगा करते थे? बहुत सारे लोग किस पर नहीं लगते थे पहले? J&K पे, जम्मू एंड कश्मीर पे। लेकिन इनकम टैक्स तब भी किस पर लगता था? सभी पे। ठीक है, तो इनकम टैक्स इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल है। और इसमें कितने सेक्शंस है? 1 to 298। और जब सेक्शंस में कुछ ना लिख के शेड्यूल में पहुंचाना होता है, तो उसमें शेड्यूल कितने हैं? 1 से लेकर कितने हैं? 14। पक्का? अब ये 1 to 298 सारे आपके कोर्स में नहीं है, कुछ इंटरमीडिएट में है, कुछ आगे क्या है, फाइनल में। अब बच्चे को क्या है कि सेक्शन याद करने हैं या नहीं? यस करने हैं। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, मैंने तो याद ही नहीं किए थे, हमने पास कर ली। उनसे पूछा तुम मेरिट ले आए, और कई तो उनमें से 3 3 अटेम्प्ट में पास हुए होंगे। इंस्टीट्यूट ने कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सेक्शन लिखना है, लेकिन आपकी कॉपी पर क्या पड़ता है? वेट। और कहीं ये भी नहीं लिखा है कि सेक्शन नहीं लिखना है, लेकिन आपकी कॉपी पर क्या पड़ता है? वेट तो पड़ता है ना, कि प्रॉपर सेक्शंस के साथ। और हम यही यहाँ क्लास में याद करेंगे, अलग से तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं। इतनी इतनी बार बोलेंगे कि आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसमें 1 to 298 सेक्शंस है। और ये इतना ही नहीं है दोस्त, तुम सोचो कि 298 ही है, तो डेली का एक ही कर लें तो क्या होगा? साल भर में इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जैसे एक सेक्शन आएगा 44, उसमें 44 AD आएगा, 44 AE आएगा,
44 AD आएगा, बहुत सारे आएंगे। तो 44 के अंदर ही क्या आएंगे, 10-10 सेक्शन, फिर सब सेक्शन अलग हैं इनके। तो सब बातें करेंगे। अब सबसे पहले बताओ सेक्शन की क्या आवश्यकता है? नंबर दे के क्यों हरेश करना है बच्चों को, सीधा लिख दो ना। अरे बोलो, उलझ क्यों जाएंगे, लिखा ही होता है, कहानियां लिखी होती है ना मस्त सीधी सीधी, सेक्शन क्यों डालें? फालतू में इतने सारे नंबर क्यों याद करें, सेक्शन की जरूरत क्या है? हटा दो ही कह रहे, वो कह रहे कि आगे रेफरेंस कैसे देंगे, और कोई बात? पहले बताओ सेक्शन का मतलब क्या होता है, सेक्शन का मतलब हिंदी में बताना मेरे को, धारा वारा नहीं, मतलब लॉ के सेंस में नहीं, नॉर्मल सेक्शन का मतलब क्या होता है? स्कूल में क्या होता था, सेक्शन ए सेक्शन बी क्या होता था? अब एक बात सुनो, अभी मान लो अपने पास 10th के स्टूडेंट्स बैठे हैं, 11th के भी बैठे हैं, 12th के भी बैठे हैं, सीए के भी बैठे हैं। सीए में भी फाउंडेशन के भी पढ़ रहे हैं इस समय, इंटर के भी पढ़ रहे हैं, फाइनल के भी पढ़ रहे हैं। पक्का? अब एक बच्चे के पेरेंट्स आते हैं और इनमें भी मान लो ए बी, मतलब 3 क्लासेस हैं, वो आते हैं इधर, और मैं तो जानता हूं इन बच्चों को, आप जानते हो क्या? कुछ कुछ को तो देखते रहते हैं, बाकियों का पता नहीं, नालायक। अब ये आया और ये आकर क्या बोलता है, एक बच्चे के पेरेंट्स आए और आप गेट पर खड़े थे, उन्होंने बोला किसको, XYZ कोई भी नाम लिया, क्या लेना है बताओ? चलो, उन्होंने बोला हमारे बच्चे का नाम है सैंडी, उसको क्या दे आओ, ये टिफिन दे आओ, ठीक है? हमारे वाले बच्चे क्या बोलते हैं, लंच दे आओ। लंच खाने को बोलते हैं, दोपहर के खाने को। मेरा लंच कहाँ गया? लंच नहीं होता, वो क्या होता है, टिफिन। लेकिन ये आधी लड़कियां क्या बोलते हैं, लंच कहाँ गया, लंच कहाँ गया ना, लाइक टिफिन कहाँ गया। तो उन्होंने बोला कि ये टिफिन या लंच बॉक्स किसको दे आओ, सैंडी को दे आओ। अब आप बताओ किसको दे के आओगे, कहाँ ढूंढोगे सैंडी? 15 कमरे हैं, 15 कमरों में सैंडी कहाँ बैठा है? आप उस पेरेंट से क्या पूछोगे बताओ, वो कह रहे हैं सैंडी कोचिंग के बाहर बैठे, उस पेरेंट से क्या पूछोगे? क्लास बता दो, क्या बता दो, क्लास। से उन्होंने बोला 12th क्लास, ठीक। अब आपको दूसरी चीज क्या चाहिए, मान लो 12th में हमारे पास 3 सेक्शन हो, तो आप उनसे आगे क्या पूछोगे? सेक्शन बता दो, बोलो। और जब उस सेक्शन बता देंगे तो आप मान लो एक क्लास में चले गए उस सेक्शन में, सैंडी अब क्या लगता है आपको, लड़का है या लड़की? ऐसे हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से आप हमारे से काफी नाराज रहते हैं। समझ रहे हो क्या, हमने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि कोई बच्चा बेचारा बिगड़ ना जाए, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप इंस्टा से हो जाते। तो आप बताओ, इस क्लास में आ गए तो सैंडी को इस तरफ देखोगे या इस तरफ देखोगे? आपको आइडिया है कि लड़का है, और आप बोलोगे सैंडी कौन है, उसके पापा ये टिफिन देंगे। और अगर उसके पापा कहे कि मेरे को नहीं पता कौन है सैंडी, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, मेरे को मेरी वाइफ ने बोला है कि टिफिन दे आ, मैं अपना सुबह काम पे जाता हूँ, तो ढूंढते रहो सैंडी कहाँ है। समझ में आ गया सेक्शन की आवश्यकता क्या? बोलो, ढूंढते रहो तुमसे कहाँ पर है सैंडी। अब आज एक सेक्शन हम आगे पढ़ेंगे, हाउस रेंट अलाउंस, या चलो कोई नाम गिफ्ट का ही अभी हमने किया है तो गिफ्ट की बात कर लेते हैं। मुझे इसके ऊपर थोरो स्टडी करनी है कि मेरे चाचा के भतीजे ने मुझे गिफ्ट दिया, क्या वो रिलेटिव में आएगा या नहीं आएगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया रिलेटिव, हु इज रिलेटिव। कृष्ण कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व भी मेरा क्या है, परिवार है। तो फिर सबसे गिफ्ट आएंगे वही टैक्सेबल हो जाएंगे, इनकम टैक्स मान लेंगे क्या गीता ज्ञान को? कृष्ण क्या बोलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा मतलब वो वाले नहीं, इत अर्थ, हाँ, वसुधा मतलब पूरी धरती ही क्या है, कुटुंब है, मेरा परिवार है। कोई ये नहीं है कि मेरे पापा मम्मी मेरा परिवार है। तो इनकम टैक्स वालों को आप समझाओ कि आपने बोला था रिलेटिव से गिफ्ट एग्जेम्प्ट है और वसुधैव कुटुंबकम। बोलो, नालायक। मैंने बोला मेरे चाचे के भतीजे ने गिफ्ट दिया, कोई पकड़ भी नहीं पाया, मेरे चाचे का भतीजा मैं खुद बनूंगा, नालायक है। ये लॉजिकल रीजनिंग और करके आए आप मैथ्स में,
बताओ, आता था ना उसका भाई का बेटा क्या बन गया। तो पूरा धरती मेरा परिवार है। मैंने इनकम टैक्स को बोला कि देखो भाई गिफ्ट आया मेरे को मेरे बच्चे से, बच्चे मतलब स्टूडेंट्स है जो मेरे रिलेटिव में नहीं है, तो मेरे को टैक्स लगेगा नहीं क्योंकि रिलेटिव से आया है। या मेरे कोई, मैं तो मोता सर को भाई मानता हूँ, वो ऐसे अगर मोता सर को भाई मानते हैं ना, तो ये सैंडी तो पता नहीं कितना को वाइफ मानते हैं। बोलो इसने तो किस किस को माना हुआ है भगवान जान। तो ऐसे होगा, या डिफाइन करना पड़ेगा रिलेटिव क्या है। अब मुझे जानना है कि मेरे को कोई अनशंट आदमी ने क्या दे दिया गिफ्ट, लगता भी है रिश्तेदार सा और हम मानते भी नहीं है, होते हैं ना एक, ये हमारे क्लोज रिलेटिव है और ये हमारे दूर के रिलेटिव है, ऐसे भी बोलते हैं लोग। तो दूर के रिलेटिव का मतलब हम इसको मानते नहीं है, ठीक है, ये है हमारा। तो अब वो मेरा रिलेटिव में आता है या नहीं, तो रिलेटिव डिफाइन करना पड़ेगा इनकम टैक्स को, नहीं तो कोई भी क्या होगा, मेरे तो सारे रिलेटिव है, तुम भी रिलेटिव हो, ये भी रिलेटिव है, सबसे गिफ्ट आ रहे हैं एग्जेंट, ऐसे नहीं होगा ना, डिफाइन करना पड़ेगा, उसको पढ़ना है। अब मैं कहाँ जाके पढ़ूं बताओ। इनकम टैक्स में रिलेटिव की डेफिनेशन लिखी हुई है, इनकम टैक्स में क्या लिखी हुई है, रिलेटिव की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक, पक्का। अब उसमें वो कवर हो गया तो क्या होगा, उसने जिसने मुझे गिफ्ट दिया है वो उस रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर हो गया, तो वो मेरे क्यों क्या नहीं है, टैक्स नहीं देना। और अगर वो नहीं कवर हुआ तो क्या है, टैक्स देना है। अब आप करो, ढूंढ के बताओ मेरे को, इनकम टैक्स की किताब रख देता हूं आपके आगे, ये लो, मान लो कि ये बुक है इनकम टैक्स की, अब इसमें से ढूंढ के बता दो वो पेज कहां पर है। और जैसे ही मैं बताऊं तुम्हें कि ये कैसे है, सेक्शन 56 टू 10 में, तो क्या होगा, आप सीधा सेक्शन 56 पर जाओगे, फिर उसके सब सेक्शन स्टार्ट होंगे, तो 2 पर जाओगे, फिर उसके क्लोजेस स्टार्ट होंगे, किस पर जाओगे, 10। ठीक है, क्लोज सब क्लोज सब बात करेंगे क्या होता है, लेकिन अब आपको ढूंढना आसान है। इनकम टैक्स की बुक के पेज नंबर को क्या बोलते हैं हम, सेक्शन। पहले वो एक सेक्शन लिखता है पूरा, फिर 2 लिखता है, फिर 3 लिखता है, 4 लिखता है, इंडेक्स चल रहा है 4 तक है, तो आप बहुत सारे पेज उड़ा के सीधा कहाँ चले जाओगे, आगे 50 तक पहुंचे, थोड़े पेज और उड़ाए 60 तक चले गए, तो थोड़े पीछे आगे वापस ढूंढ लोगे ना। और नहीं तो मैं बिना इसके बताता हूं, तो ढूंढ के बताता, सेंडी नहीं मिलेगा तो सेक्शन कहाँ मिलेगा। अरे बोलो, 2-4 होते हैं जिनके नाम सारे जानते हैं, बाकी सब क्या है, ऐसे ही आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है। और आपको उन 2-4 में आना है, और वो कौन से होते हैं, टॉपर बच्चे, पक्का। अरे बोलो, समझ गए क्या। तो सेक्शन की जरूरत क्यों है, कोई ढूंढ ही नहीं सकते। अब आजकल ये सॉफ्ट कॉपी में इनकम टैक्स की पूरी वेबसाइट पे सारा कुछ किस पे पड़ा हुआ है, सॉफ्ट कॉपी में। तो वहां पर आपको कुछ ढूंढना है तो आप सीधा क्या डालो, सेक्शन नंबर डालो, सीधा उस पर ले जाएगा, आप सीधा उस पेज पर ले जाएगा। किताब में तो पन्ने पलटते पढ़ते हैं, सॉफ्ट कॉपी में क्या है, सीधा उस साइट पे क्या डालो, सेक्शन नंबर डालो, सीधा किस पर ले जाएगा, उस पर। दिखाएंगे आपको बाद में वो, पक्का। तो सेक्शंस की जरूरत क्यों है, आगे अगर कभी ढूंढना पड़ गया इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ, तो आपको, आपके पास क्लाइंट आ गया, आप सीए बन गए, उसके बारे में कुछ और फर्दर आपको क्या करनी है, थोरो स्टडी करनी है, या आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, सीधा सेक्शन डालो साइट पे, सीधा उस जगह पर ले जाएगा, पक्का। तो सेक्शंस नंबर आपको याद करने हैं अच्छे से, ठीक है। ये तो लाइफ टाइम के लिए याद करने हैं, कोई पेपर के लिए नहीं। अब उसके बाद उसमें क्या होते हैं, सबसेक्शंस और क्लोजेस और सब क्लोजेस। देखो एक बार पागलों ने यही क्वेश्चन दे दिया कि आप बताओ कि सबसेक्शन और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है। बच्चे बेचारे इतना इतने कानून पढ़ के गए, जैसे मान लो आपने फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, या कंसिडरेशन का मतलब ये होता है, और क्वेश्चन क्या आ रहा है, सेक्शन सबसेक्शन क्या होता है। ऐसे नहीं है 100 नंबर का सारा यही आ गया, लेकिन 2 पता नहीं 4 नंबर का ये डाल दिया। तो बताओ, ईच पार्ट ऑफ सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और वन इज नॉट रिलेटेड विद अदर, सच पार्ट आर कॉल्ड क्लोज। अगर पहला और दूसरा पार्ट एक दूसरे से अलग अलग है, एक दूसरे से क्या है, अलग अलग, तो ये पार्ट क्या कहलाते हैं, क्लोजेस। और अगर क्या है, ऑन द अदर एंड रेफर्स टू द पार्ट ऑफ सेक्शन वेयर ईच पार्ट इज रिलेटेड विद ईच अदर, 2 पार्ट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, तो वो क्या होते हैं, सबसेक्शंस। तब वो क्या होते हैं, सबसेक्शंस। और उन सबको एक साथ लेते हैं तो फिर वो पूरा कॉन्सेप्ट हमें उस सेक्शन का क्या आता है, समझ में आता है। जो कॉन्सेप्ट वो सेक्शन प्रोपाउंड करना चाहता है, मतलब उसका इंटेंशन क्या है, वो सारे सबसेक्शन पढ़ के समझते हैं। तो सबसेक्शन में और क्लोजेस में क्या डिफरेंस होते हैं, क्लोज
बिल्कुल एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग बात। सबसेक्शन उसी कॉन्टेक्स्ट को क्या बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब ये नीचे इसने क्या दिया हुआ है, कुछ डेफिनेशन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जब ये हम कर लेंगे ना आगे 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 आगे, तब हम क्या कर पाएंगे, इनको समझ पाएंगे। लेकिन एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है ना फाउंडेशन में, उसके हिसाब से बता देता हूं। सेक्शन 2 किसका होता है जनरली सभी एक्ट में, डेफिनेशन का। तो इनकम टैक्स में भी सेक्शन 2 किसका है, डेफिनेशन का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी जैसे 2H कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी, कंसीडरेशन की कुछ अलग थी, कुछ और। तो वो अब कॉन्ट्रैक्ट और कंसीडरेशन का कोई नाता ही नहीं है, वो तो अलग 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 क्या बताता रहता है डेफिनेशन की। आगे जब मैं ये सारा लॉ पढ़ूंगा तो इसमें क्या जरूरत यूज होंगे, ये टर्म्स यूज होंगे, इनको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 के जो अलग अलग पार्ट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोजेस। तो ये बिल्कुल ही क्या करते हैं, अनरिलेटेड बात करते हैं। जैसे इनकम टैक्स की बात करूं तो सेक्शन 247 किसकी बात करते हैं, ट्रांसफर की। 218 किसकी बात करता है, एग्रीकल्चरल इनकम की। कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स तो नहीं लगेगा, बट एग्रीकल्चर इनकम तो बताना पड़ेगा। ऐसे तो आप हर चीज को क्या कर दोगे, एग्रीकल्चर इनकम। पुरानी फिल्में देखी क्या तुमने, पुरानी फिल्में में देखी। अच्छा, फिल्मों में कुछ सीन होते हैं ऐसे, हीरो, वीर जारा मूवी देखी है आपने, सुना है नाम, शाहरुख खान की और प्रीति जिंटा की मूवी थी। उसमें पंजाब के खेतों के सीन थे। शाहरुख खान प्रीति जिंटा को ऐसे हाथ पे रख के ले जा रहा है और चारों तरफ सरसों के खेत है, पीली पीली सरसों लगी हुई। या वो तो देखी होगी, एक वो मुंबई में लगी रही थी इतने टाइम तक, अरे शाहरुख खान की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो एक हॉल में 10-12 साल ही लगी रही, पता नहीं क्या सिस्टम। लेकिन उसमें भी क्या है, खेतों के सीन है। अब मेरे पास खेत है, मैंने मूवी वालों को क्या दे दिया, शूटिंग के लिए किराए पर दे दिया, तो वो आई तो खेत से ही इनकम है। बाकी टाइम में खेती करता हूँ, वो तो 4 दिन शूटिंग करके चले गए। तो जो किराया आया है, इज इट एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। अब मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूं, आपके मन में अंदर से निर्मला सीतारामन आ जाएगी, हम बताएंगे, आप मत बताना, आप सीखने आए हो। अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा यस और नो, तो वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आएगा। जब हम उस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तब आएगा। अगर एग्रीकल्चर इनकम आई तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है तो उस किसान को उस इनकम पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बट अभी नहीं। आप बताओ सर, नहीं नहीं सर बताना पड़ेगा, छोड़ो ना, चुल मची रहनी चाहिए, आगे की एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए, क्या पढ़ने आ रहे। तो आपके बार बार ये आएगा कि लो हम बना दे। आप लो बना दोगे तो निर्मला सीताराम क्या करेगी, ठीक है। तो आपको लो बनाना नहीं है, आपको जो बना हुआ है उसको सीखना है। तो मैं तो ये बता रहा हूं कि इसका और इसका आपस में कोई नाता ही नहीं है। हम कई जगह पढ़ेंगे कि ये ट्रांसफर होगा तो ही टैक्स लगेगा, कोई चीज ट्रांसफर होगी तभी क्या लगेगी, टैक्स लगेगी। तो ट्रांसफर क्या होता है वो यहां पर आएगा। अब इसका एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन से कोई लेना देना ही नहीं, इसका एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन से दूर दूर तक क्या नहीं है, लेना देना नहीं। बिजनेस की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 213, उसका किससे कोई लेना देना नहीं है, इससे। तो इनका आपस में जब कोई लेना देना नहीं होता है तब इनको क्या बोलते हैं, क्लोज। तो ये क्या है, क्लोज 47 ऑफ सेक्शन 2। ये सब सेक्शन नहीं है जो आपने छोटी क्लासों में, मुझे नहीं पता आपने सही पढ़ा या नहीं, अगर 2H जो या जो भी कुछ भी पढ़ा, वो क्या थे, अगर एक दूसरे से अनरिलेटेड बात करते हैं तो क्या होता है, क्लोज। और एक दूसरे से रिलेटेड बात ही चलती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेक्शन। तो इनकम टैक्स में एक तो सेक्शन 2 के क्लोज है और सेक्शन 10 के क्लोज है, बस ये दो के ही क्या है, क्लोज है, बाकी सबके क्या है, सबसेक्शन। ये बस ये दो याद रखना, पक्का। अब एक सेक्शन 5 पढ़ेंगे हम आगे, जिसमें ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा है। ये सब ये अभी क्यों नहीं पढ़ सकते हम, क्योंकि आपको सेक्शन 2 पढ़ा ही नहीं है। अब जैसे हम लॉ पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वापस आगे पढ़ोगे कि हाँ सेक्शन 2 में तो अनरिलेटेड बातें थी, सेक्शन 10 में भी अनरिलेटेड बातें थी, बट सेक्शन 5 में क्या थी, रिलेटेड बातें। ये सब पढ़ने हमने आगे। लेकिन बताओ क्लोज कब बोलते हैं, जब एक दूसरे से रिलेटेड हो या नहीं हो, बिल्कुल क्या हो, इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड नॉट रिलेटेड विद अदर, तो क्या होगा, इनको हम क्या बोलेंगे, क्लोज। बोलो, दो बातें क्या लिखोगे, ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि क्या आप पेपर में लिखने लायक हो। नहीं तो ये सारा स्टडी मटेरियल आपको क्या नहीं रहता याद। तो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम देंगे, लेकिन हम क्या है, बेसिक डॉक्यूमेंट हम किसको रखेंगे, हम स्टडी मटेरियल को। यही बाइबल है, यही गीता है, यही कुरान है, स्टडी मटेरियल से ऊपर कुछ भी नहीं होता।
ठीक है, लेकिन इसको सिंपल लैंग्वेज में क्यों देना पड़ता है बच्चे को? ताकि याद रह जाए। तो सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, बट क्या है मेन, अगर आप बोलो कि पार्लियामेंट कौन है या मेन गीता क्या है, ये तो क्या है गीता, अब वो कौन सी भाषा में लिखी है समझ में नहीं आती, फिर हम उसको क्या समझते हैं हिंदी भाषा में। तो वो जो आपको नोट्स मिलेंगे वो समझ लो हिंदी भाषा में, और ये संस्कृत भाषा में। ठीक है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी क्या है टफ है, तो वो सिंप्लीफाइड में मिलेंगे, लेकिन आप क्या है दोनों को रेफर करेंगे, और पूरा पूरा स्टडी मटेरियल हमने अच्छे से भी पढ़ना है और वो नोट्स से भी पढ़ना है। ठीक है, हम क्लासेस में नोट्स रखेंगे, और जब जब जरूरत पड़ेगी, मुझे पता है कि यहाँ पर स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज बहुत गंदी लिखी हुई है, तो मैं रेफर करा करूंगा कि देखो ये सिंपल सा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या अनशंट बना दिया। पक्का? अब सुनो, फटाफट से बताओ, सबसेक्शंस के लिए क्या लिखोगे? क्लोज के लिए क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और नॉट रिलेटेड विद ईच अदर, दोनों बातें लिख देना, तब हम उसको क्या बोलते हैं क्लोज। और ऑन द अदर एंड देखो, वोकेबलरी साथ साथ में क्या करते रहना इंक्रीज। इनकम टैक्स एक इकलौता ऐसा, मतलब टैक्सेशन इकलौता ऐसा पेपर है जो थियोरी कम क्या है प्रैक्टिकल। अकाउंट्स लगभग प्रैक्टिकल है, लॉ थियोरी थियोरी है, और ये क्या है थियोरी कम प्रैक्टिकल। जैसे आपको बताना होगा कि इस आदमी की इनकम पर क्या निकालो, टैक्स निकालो। ठीक है, जैसे किसान है, मान लो वो मूवी शूटिंग वाली इनकम क्या है एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी, तो उसने मूवी शूटिंग के लिए खेत किराए पर दिया, उसने क्या किया एग्रीकल्चर की और उसको बेचा, और दो चार चीजें और कमाई, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, बाकी वाली टैक्सेबल है, और वो दो चार चीजों पर टैक्स होगा। तो नीचे नोट लिखना पड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(1) में, तो एज पर सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। तो उस नोट को भी तो क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा और उसके जस्टिफिकेशन में आपको क्या लिखने पड़ेंगे नोट्स, कि हमने ये चीज क्यों करी, ये चीज क्यों करी, ये टैक्स क्यों करा, ये एग्जेम्प्ट क्यों करा, ये सब। तो वो नोट्स थ्योरी का पार्ट हो गया, और ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया प्रैक्टिकल हो गया। तो अब ऑन द अदर एंड सबको समझ में आ रहा है कि दूसरी तरफ बोलना चाह रहा है कि अब एक से दूसरी बात स्टार्ट करो, तो कैसे स्टार्ट करो ऑन द अदर एंड लिख करके, इतना केयरफुली ऐसे इसको पढ़ा कर, और लिख लेना 5-10 पेज में आपको बनवा दूंगा अलग अलग, ताकि क्या उसको लगे कि इस बच्चे की इंग्लिश पे या ठीक ठाक कमांड है लैंग्वेज पे। आते वाले वो 10 पेज ही होंगे ऑन द अदर एंड, या अब हर बार आप ऐसे लिखो एज पर सेक्शन दिस, एज पर सेक्शन दिस, एज पर सेक्शन दिस, 10 क्वेश्चन में आंसर क्या लिखो एज पर सेक्शन दिस, बजाय इसके क्या हो पहले में लिखो एज पर सेक्शन दिस, दूसरे में लिखो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन दिस, तीसरे में कुछ और लिखो, चौथे में कुछ और लिखो, तो क्या होगा उसको लगेगा कि हाँ बच्चा इंटेलिजेंट था। आते आपको भी वो 20 ही थे, लेकिन क्या है 20 बार ही तो लिखना है, एक पेपर में कोई 700 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो वो हम अलग अलग थोड़ी सी वोकेबलरी बना लेंगे अपनी टेक्स्ट की, जिससे क्या हो उसको ऐसा ना लगे कि बच्चा हर बार एज। तो ऑन द अदर एंड क्लोज कौन से होते हैं, वो सेक्शन जो एक दूसरे से क्या है वेयर ईच पार्ट इज सबसेक्शन क्या होता है जब एक दूसरे से रिलेटेड हो, और सारे के सारे सब सेक्शंस टेकन टुगेदर मतलब एक साथ लेकर क्या कर रहे हैं कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सबसेक्शन। कॉन्सेप्ट जो उस सेक्शन में प्रोपाउंड करना चाहता है, मतलब जो समझाना चाहता है, वो सारे एक साथ लेकर ही क्या आता है कंप्लीट होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं सबसेक्शन। पक्का? अब एक बार के लिए ये आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा कि सेक्शन 2 और 10 इंडिपेंडेंट बातें करते हैं, तो ये क्या है सबसेक्शन। जैसे 2(1)(a) तो क्या बात करता है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर इनकम, और 10(1) क्या बात करता है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। तो इसमें आप कहोगे कि सर इस पहले पैराग्राफ में 2(1)(a) में भी क्या लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, और आगे 10(1) में भी क्या लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, तो वो आपको एग्रीकल्चर वाले चैप्टर के बाद समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज मत होना। 2(1)(a) क्या बोलता है मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, और 10(1) क्या बोलता है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मतलब जिस पर टैक्स नहीं देना, एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है जिस पर टैक्स नहीं देना। और सेक्शन 5 क्या बताता है कि आप कब रेजिडेंट और कब नॉन रेजिडेंट माने जाते हैं, तो वो आगे से आगे बात करता है कि पहले में रेजिडेंट बताता है, फिर बताता है नॉन रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंट, तो वो एक दूसरे को साथ में लेकर ही पूरे सेक्शन का जो सिस्टम है वो समझ में आए, उसको क्या बोलते हैं हम सब सेक्शंस। प्रोविजोज हमेशा क्या करते हैं एक्सेप्शंस या कंडीशन बताते हैं। प्रोविजो क्या होता है प्रोविजो, जैसे एक सेक्शन ने लिख दिया कि गिफ्ट पर टैक्स लगेगा, नीचे प्रोविजो लिखा होगा प्रोवाइडेड दैट अगर गिफ्ट रिलेटिव से मिला तो क्या नहीं लगेगा टैक्स नहीं लगेगा। तो ऊपर जो बात लिखी हुई है उसका जब एक्सेप्शन बताते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रोविजो। जैसे हम क्वेश्चन करने जाएंगे तब आपको पता लगेगा। और एक्सप्लेनेशन क्या होता है उसी चीज को एक्सप्लेन करना, उसमें कभी भी क्या नहीं होता
नया लॉ नहीं होता उसमें, कभी भी क्या नहीं होता, नया लॉ नहीं होता। तो प्रोविजो क्या बताता है आपको, एक्सेप्शंस या कंडीशंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन। एक सेक्शन पढ़ेंगे हम एटीजीजीबी और जीजीसी, उनमें क्या लिखा होता है कि अगर आप गवर्नमेंट को डोनेशन देते हो तो आपकी इनकम में से आपको डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन मतलब आपकी, अगर मान लो मेरी इनकम है 100 करोड़ और गवर्नमेंट को डोनेशन दे दी मैंने 10 करोड़, तो मुझे कितने पर टैक्स देना पड़ेगा, 90 करोड़। इस 10 करोड़ क्या बोलते हैं, डिडक्शन मिल जाएगी। अभी एटीजीजीबी जीजीसी याद मत करना, आगे पूरा लो पढ़ेंगे उसमें आएगा ये, अभी मत याद कर लेना जीजीबी जीजीसी, कोई होते हैं ज्यादा ही क्या भाव। अभी तो हम इंट्रोडक्टरी क्लास की बात कर रहे हैं, हम कल से स्टार्ट होगा, अब आज तो नहीं हो पाएगा। सेक्शंस और पूरे प्रॉपर स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, तो उस समय ये सब आ जाएंगे, जीजीबी जीजीसी। ऊपर 10(1) है, ये तो क्या कर रहा है, एग्जाम्पल बता रहा है। तो ये कह रहा है कि प्रोविजो का एग्जाम्पल देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि प्रोविजो हो तो क्या। वो कहता है डिडक्शन मिल जाएगी आपको टोटल इनकम में से, अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन कर दी है, किसने, कंपनी ने या अदर पर्सन ने। कंपनी करती है तो एटीजीजीबी को मिलती है, और दूसरा करता है तो जीजीसी में मिलती है, पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, इलेक्टोरल ट्रस्ट छोड़ दो एक बार, जब हम उस समय बात करेंगे तब कर लेंगे। ठीक है, अब आगे ये क्या लिखता है, ये डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर क्या है, कैश में दिया तो। कैश में दिया तो नहीं मिलेगी, तो पहले तो क्या लिख दिया, मिलेगी, कि पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे दो मिलेगी। फिर कहता है कैश नहीं देना, चेक से ही देना है, तो तब नहीं मिलेगी। तो वो बात कैसे स्टार्ट करता है, प्रोवाइडेड दैट। प्रोविजो अलग से कोई हेडिंग नहीं लिखी होती सेक्शन में, प्रोवाइडेड दैट करके। जब हम आगे पूरे एक्ट से सेक्शन पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे लिखा होता है, लेकिन प्रोविजो कैसे लिखा जाता है, प्रोवाइडेड दैट। तो प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन विल बी अलाउड इफ पेमेंट इज मेड इन कैश। तो प्रोवाइडेड दैट करके जो पैराग्राफ स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजो। और वो जनरली ऊपर वाली बात को क्या करते हैं, एक्सेप्शन लिखते हैं, कि हमने बोल तो दिया डिडक्शन देंगे, लेकिन बाद में क्या बोल देते हैं, बोलो, अगर कैश में दिया तो नहीं देंगे। या तो ऊपर वाली बात को क्या करता है, एक्सेप्शन लिखता है। एक्सेप्शन का मतलब उस बात को काटेगा। प्रोवाइडेड दैट वाला पैराग्राफ ऊपर वाली बात को हमेशा क्या करेगा, काटेगा। या उसकी कंडीशन लिख देता है। कंडीशन का मतलब जैसे ऊपर लिख दिया कि डिडक्शन दे देंगे, फिर बाद में क्या लिख देगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, रिटर्न लगानी होती है। रिटर्न मतलब हिसाब देना। मैंने टैक्स दे दिया तो क्या होगा, मान जाएंगे सही है, नहीं, उसका हिसाब भी लिख कर देना पड़ेगा। आज मान लो मेरे से पापा कोचिंग का सारा फीस का हिसाब लेते हैं और मैं पापा को जाके गड्डी सामान दूं, तो उनको डाउट तो रहेगा ना कि रुपए तो ठीक ठाक दे दिए, लेकिन क्या पता ज्यादा कमाए हो, कम दे दी, कम ना दिया। तो उनको बताना तो पड़ेगा हर बच्चे की इतनी फीस आई थी, इतने एक्सपेंस हो गए थे। उस जो फीस एक्सपेंस उसको जिस कागज पर लिख कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न। तो ये बोल दे कि रिटर्न की डेट तक ही क्या करना होगा, डोनेशन देनी होगी। तो फिर वो क्या होगी, कंडीशन डाल दे कि डोनेशन की डिडक्शन तो दे देंगे अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को दोगे। अगर पॉलिटिकल पार्टी को कोई कंट्रीब्यूशन या डोनेशन दोगे तो हम डिडक्शन दे देंगे, लेकिन क्या है, कैश में दिया तो नहीं देंगे। ये क्या हो गया, एक्सेप्शन। या हम दे देंगे लेकिन इतनी तारीख तक दोगे तभी दोगे, तो वो क्या होगी, कंडीशन। तो प्रोविजो क्या बताते हैं, या तो एक्सेप्शंस या फिर उस बात के लिए कंडीशन बता देते हैं कि ये तभी होगा जब क्या होगा, ये शर्तें पूरी होगी। तो प्रोवाइडेड दैट करके कभी भी लिखा हो तो उसका मतलब या तो ऊपर वाली बात को काटेगा, या ऊपर वाली बात को लिए कुछ शर्त डाल देगा कि ये बात तभी मानी जाएगी जब क्या है, ये शर्त पूरी होगी। गवर्नमेंट, आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दो, हम आपको डिडक्शन दे देंगे, लेकिन शर्त क्या है, इतनी तारीख के अंदर अंदर ही देनी है, रिटर्न की ड्यू डेट तक की देनी है, उसके बाद दोगे तो हम नहीं देंगे। तो वो फिर क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, कंडीशन होगी, कंडीशन। और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन। अब एक से ज्यादा कंडीशन डालनी है या एक से ज्यादा एक्सेप्शन डालने हैं, तो अगला पैराग्राफ क्या होता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। सेक्शन खत्म होने के बाद पहले लिखते हैं प्रोवाइडेड दैट, जरूरी नहीं है हर सेक्शन में हो, लेकिन जिसमें एक्सेप्शन क्रिएट करना है वहां क्या लिखा जाता है, प्रोवाइडेड दैट। अब ये सारे पढ़ोगे आप, एज इट इज पढ़ाएंगे हम आपको, ऐसे लिखा हुआ। फिर आगे क्या लिखा होता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। फिर आगे और एक्सेप्शन देना है तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट। दूसरे तीसरे चौथे एक्सेप्शन के लिए क्या स्टार्ट होता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्शन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोविजन, प्रोवाइडेड दैट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजो। कुछ लोग इसको सही से प्रोनाउंस प्रोवाइजो भी प्रोनाउंस करते हैं, तो वैसे प्रोविजो होता है। ठीक है, प्रोवाइजो प्रोविजो जो भी बोलो आप। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, देखो एक तो है डेफिनेशन जो हम जनरल यूज करेंगे पूरे एक्ट में। अगर सेक्शन 2 में कोई चीज डिफाइन कर दी तो वो 2 क्या होगा, सेक्शन 2 में अगर कोई चीज की डेफिनेशन दे दी तो वो डेफिनेशन थ्रू आउट द एक्ट चलेगी। थ्रू आउट द एक्ट का मतलब, अगर सेक्शन 2 में एग्रीकल्चर इनकम लिख दिया तो पूरे एक्ट में जहां जहां एग्रीकल्चर इनकम वर्ड यूज होगा वहां वहां क्या होगा,
एग्रीकल्चर इनकम का मतलब वही होगा जो सेक्शन 2 में लिखा है, लेकिन कुछ सेक्शन में अपनी डेफिनेशन दी है। जैसे 80 जीजीबी में, जीजीसी में ये लिख दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दोगे तो क्या होगा, डिडक्शन मिलेगी। अब ये 200-500 बंदे इकट्ठे करके क्या करके आ गई, कलेक्ट्रेट के बाद रैली लगा के आ गई और मेरे से पैसे लेगी और कहती है मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, अगर वो सिर्फ उस सेक्शन के लिए एक्सप्लेन करना है तो वो फिर किस में आता है, एक्सप्लेनेशन। इस सेक्शन के लिए इस वर्ड का मतलब ये है, इस सेक्शन के लिए इस वर्ड का मतलब ये है, तो वो क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में ले जाता है। और पूरे एक्ट के लिए इस वर्ड का मतलब ये है तो वो किस में डाला होता है, सेक्शन 2 में। तो इफ एनीथिंग इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 तो इसका मतलब क्या है, पूरे एक्ट में अब इस वर्ड का मतलब यही रहेगा। और इफ एनीथिंग इज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन टू एनी सेक्शन तब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए इसका मतलब क्या है, इस ये। तो एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सबसेक्शन या क्लोज में अगर एक्सप्लेनेशन हो तो वो उसी को क्लैरिफाई करता है, पक्का उसी चीज को क्या करता है, क्लैरिफाई। जैसे 80 जीजीबी में पहले क्या लिखा हुआ है कि आप डोनेशन दोगे तो आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन। फिर प्रोविजो में क्या लिखा हुआ है, कैश में दोगे तो नहीं मिलेगी। किसको डोनेशन या कंट्रीब्यूशन देना है, पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टी को एक्सप्लेन कैसे करता है ये, वो उसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा होता है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा होता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी इस एक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड। तो एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाइज द पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी हमने वर्ड तो यूज कर लिया है, क्या उसको एक्सप्लेन कर, पक्का। अरे बोलो। अब इनकम टैक्स एक्ट में बार बार क्या लाने पड़ते हैं, अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स किसके थ्रू आते हैं, हर साल फाइनेंस एक्ट के थ्रू। अमेंडमेंट्स किसके थ्रू आते हैं, हर साल एक फाइनेंस एक्ट हो रहा है। देखो ये पढ़ना है ना हमने, एक तो इनकम टैक्स एक्ट जो कब लिखा गया, ठीक है। इसके बाद एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल का मतलब ही क्या होता है, हर साल। तो अभी टाइम कम पड़ा है, एनुअल फाइनेंस एक्ट का मतलब आपको कल बताएंगे। इतना करने के बाद हम क्या कर पाएंगे, पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। एक बार मैं आपको किसका मतलब बता देता हूँ, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन। फाइनेंस एक्ट के बारे में कल बताता हूँ, ठीक है। सर्कुलर क्या होता है और नोटिफिकेशन क्या होता है। सर्कुलर का मतलब क्या होता है, सर्कुलेट करना मतलब क्या होता है। देखो आप सिंपल रखोगे चीजों को तो आराम से आएगा। सर्कुलेट करने का मतलब क्या होता है, सर्कुलेट करने का मतलब क्या होता है, पहुंचाना। सर्कुलेट करने का मतलब यही तो होता है, पहुंचाना। सर्कुलर्स आर इशूड मतलब पहुंचाए जाते हैं किसके द्वारा, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये है फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री का मतलब वित्त मंत्रालय। जैसे अलग अलग गवर्नमेंट, सबसे ऊपर क्या होता है, पीएमओ। पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएम समझते हो। तो सबसे ऊपर क्या होता है, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पीएम खुद कोई काम करता है नहीं, इसके तो अंडर में काम करते हैं क्या, फाइनेंस मिनिस्ट्री। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनी लोग देखते हैं। ऐसी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है जो कपड़े का काम देखती है। ऐसी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है जो क्या है, बच्चों औरों को देखती है, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो अलग 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 क्या होती है मिनिस्ट्री, बट सबसे ऊपर कौन है, पीएमओ। पीएम तो सबसे ऊपर ही रहेगा ना। तो पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसके अंडर में अलग 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 लोग होते हैं। और इनमें से बहुत सारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, डिपार्टमेंट। और बहुत सारे क्या, सड़क का अलग डिपार्टमेंट है, रोड बनाने का नितिन गडकरी है ना मिनिस्टर। तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। बात ऐसे चलता कैसे है सिस्टम इंडिया का, कि ये सिर्फ क्या देखेगा, फाइनेंस को। कोई सड़क वाला है तो वो किसको देखेगा, सड़क। तो ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो सारा टैक्स इसके पास आएगा, तो इंडिया का सारा पैसा या फाइनेंस इसके अंडर में आएगा। इनके अंडर में तो यहाँ से ये पीएमओ डिस्कस करके यहाँ पैसा जो आया वो कुछ इधर भेजेगा कुछ इधर भेजेगा, लेकिन सबसे पहले इधर आएगा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या होती है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री होती है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री क्या होती है, ऐसी। तो जो नेता इलेक्शन जीतते हैं ना, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, वो फिर क्लोज वन होगा किसका, पीएम ऑफिस के। और जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दे दी उसको क्या है, बस ठीक है इलेक्शन तो जीत के आ गया लेकिन हमारा खास नहीं है तो इसको क्या कर देवता के, ठीक है।
तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसका तो हम बात ही नहीं करेंगे, खर्चा कहाँ कर रहे हैं ये देखना है कि एजुकेशन पे कितना डालें, डिफेंस पे कितना डालें। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या होता है कि पैसा आएगा कहाँ से, तो इसके अंदर दो बोर्ड बने हुए हैं, एक सीबीडीटी और एक सीबीईसी। सीबीडीटी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का सबसे ऊपर की अथॉरिटी। फिर इसके नीचे कमिश्नर कमिश्नर जो आते रहते हैं, ठीक है, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, ये नीचे चलता है। सबसे ऊपर कौन है, सीबीडीटी। और इनडायरेक्ट टैक्स को देखने वाले बोर्ड का नाम क्या है, सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, सीबीआईसी हो गया इसका नाम, ठीक है। तो इसका अब लेना देना नहीं, हम तो किसको पढ़ रहे हैं, सीबीडीटी। तो अब सीबीडीटी क्या करता है, सर्कुलर इशू करता है। सर्कुलर मतलब सर्कुलेट करवाता है, ठीक है, सर्कुलर इशू करता है टाइम टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड क्लैरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, अभी तो मैं प्रोविजन तो एक्ट का बताऊंगा ऐसे, क्योंकि अभी आपने एक्ट पढ़ा नहीं। मैं एक लाइन बोलूंगा, आप बताना इसका मतलब क्या है। आई एम गोइंग टू सेल माई काउ along with my wife। इस लाइन का मतलब क्या है, मैं मेरी वाइफ के साथ गाय बेचने जा रहा हूं, या गाय और वाइफ दोनों को निपटाने जा रहा हूं, बोलो, दोनों को, या वाइफ के साथ गाय, या गाय के साथ वाइफ को बेचने जा रहा, वो तो नहीं बन रहा। अब नहीं समझ में आ रहा है, लिखने वाला लिख के मर चुका है, एक्ट लिखा कभी, लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा। अब उसका मतलब क्या है, उसको क्लियर करने के लिए कोई नया लॉ नहीं होगा, सर्कुलर में कभी भी नया लॉ नहीं होगा। नेवर, सर्कुलर कैन नेवर डिफाइन अ न्यू लॉ। वो तो बस जो लिखा हुआ है उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उसके मतलब को क्लियर करता है कि अब सीबीडीटी बता देगा कि इसका मतलब क्या था लिखने वाले की। तो सर्कुलर्स क्या होते हैं, लिखे हुए लॉ को क्या करना, क्लियर करना, अगर दिक्कत आती है, हर्डल आती है। अब देखो समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जब हम आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें समझ में आएगा। एक जगह लिखा हुआ है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा, अगर एम्प्लॉयर अपने, मैं रिलायंस में जॉब करने लग गया तो वो मुझे सैलरी देता है, मुझे उस पर टैक्स देना है। अब अगर उसने मुझे गिफ्ट दे दिया तो अप टू 5,000 एग्जेम्प्ट है। मान लो कि लैंग्वेज इस तरह से है, मान लीजिए कि लैंग्वेज इस तरह से, गिफ्ट इज एग्जेम्प्ट if amount does not exceed ₹5,000। इसका मतलब क्या है, 3,000 का गिफ्ट मिला, टैक्स नहीं लगेगा। 6,000 का मिला तो 5 से ऊपर पर लगेगा, या मतलब 6,000 का मिला तो 1,000 पे लगेगा या पूरे 6 पे लगेगा। अब लॉ की लैंग्वेज थी ये, 6 पर क्या होगा, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 5,000 इज टैक्सेबल और एंटायर 6,000 इज टैक्सेबल। उसको वो क्लियर करते हैं फिर, और उन्होंने बताया कि हम क्लियर कर रहे हैं कि 5 से ऊपर वाले पर लगेगा। कितने पर लगेगा, 5 से ऊपर। तो वो क्लियर करते हैं किसके थ्रू, सर्कुलर्स के थ्रू। तो एग्जिस्टिंग कोई चीज है जिसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको क्लियर करने के लिए क्या इशू किए जाते हैं, सर्कुलर्स। ठीक है, अब बाकी की बातें हम कल करेंगे। बाय बाय, लव यू सो मच।